वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग इसको व्यू कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपको अपडेट मिल सके। लॉ के सीरीज़ को बहुत सराहा जा रहा है। उसी क्रम में ईयर जो आपका रूल था उसके बाद से अब हम लोग आज जो है किंग्स ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट पढ़ेंगे। इसको किंग ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ताकतवर हथियार जो है पर्यावरण कानून का है। ये सबसे ताकतवर हथियार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन आज कुछ आपको दूसरे टाइप का लग रहा होगा क्योंकि ये इतना ही है, पर वो कहते हैं ना कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सुई करती है, वहाँ तलवार नहीं लगाना चाहिए। तो ये सुई है, इसके बाद से इसका जो तलवार फॉर्मेशन है ना वो है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986। हालांकि रूल करिकुलम में नहीं है एमएससी के, पर मैं यहाँ पे इसको कवर करूँगा रूल भी, ठीक है। उस 2 वीडियो में वो कवर होगा। तो आज का जो मुद्दा है वो है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 में 1986। इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शंस हैं। ये नंबर 29 ऑफ 1986 के अंतर्गत आया। इसके बाद जो इसका कंटेंट पोर्शन है वो है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, चैप्टर 3 है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और चैप्टर जो आपका 4th है वो है मिसलेनियस। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है और प्रिलिमिनरी में हमको मालूम है कि यही लिखना है, दिस एक्ट इज नोन एज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 मई 1986 विथ 6 चैप्टर 26 सेक्शंस ऑफ 29 1986। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो नंबर 29 है ऑफ 1986 है, ये इसके रूल का है, इसके रूल का है। और ये 1986 जो आपका ऑफिशियल गैजेट है उसमें भी मेंशन है। ये 1996 आपका जो आईपीसीसी है उसके अंतर्गत भी कुछ पोर्शंस इसके आते हैं। तो आप इसको प्रिलिमिनरी में लिख सकते हैं, दिस एक्ट इज़ नोन एज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 मई 1986 विथ 4 चैप्टर 26 सेक्शंस ऑफ जो ये है नंबर 29 ऑफ 1986। फिर चैप्टर 1 में डेफिनेशंस की शुरुआत होती है क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे लॉज को कवर किया गया। अब वाटर एक्ट, वाटर रूल, एयर एक्ट, एयर रूल भी इससे गवर्न हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको और ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। यहीं से शुरुआत हजार्डस सब्सटेंसेस की भी होती है, हजार्डस केमिकल की भी होती है, उसके रख रखाव की भी होती है। तो हर चीज़ को परिभाषित करना यहीं से शुरू कर दिया गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट केमिकल और बायोमेडिकल वेस्ट रूल भी रहेगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल ही पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत स्मॉल है, पर है बड़ा घातक, है बड़ा घातक। इसीलिए इसको किंग्स ऑफ ऑल एक्ट्स एंड रूल कहा जाता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन में पहला ही डेफिनेशन इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट के बारे में एक वीडियो ऊपर आई बटन में आएगा, हिस्ट्री ऑफ एंड टाइम लाइन ऑफ इन्वायरमेंट को, उसको आप देखिएगा। बड़ा मज़ेदार और बहुत रोचक और बहुत बेसिक कंसेप्ट में मैंने बनाया है। इन्वायरमेंट लॉ के केस में इंक्लूड करता है एयर, वाटर, लैंड और इसके रिलेशनशिप
between air, water and land and human being and other living creatures like plant, microorganisms and नॉन लिविंग में प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो लॉ का जो डेफिनेशन होता है ना, वो कलेक्टिव करता है सभी पोर्शंस को। ऐसा ना हो कि कोई पोर्शन छूट जाए। छूट जाने का मतलब है कि जो भी पर्सन जो कंट्रावेन करेगा किसी भी एक्ट या रूल को, तो वो भाग सकता है वहाँ से। तो सारे ग्रिप्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, और यही लॉ में डेफिनेशन जो है वो ग्रिप्स क्रिएट करता है। तो एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। आप आई बटन में हिस्ट्री का देखेंगे, एनवायरनमेंट की पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है, बहुत ही उसमें सारा कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया, कुछ बचा नहीं है। फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ एनी environment, it means the presence in the environment of any environmental pollutant। अब environmental pollutant को डिफाइन करना है तो कोई भी pollutant, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी अगर है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी कंपोनेंट जो किसी भी नेचुरल स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहलाता है। मैंने एक बहुत एग्जांपल दिया था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में को डिफाइन कर रहा था। तो एक जगह जो है वो वाइवा चल रहा था, और उस वाइवा में मेरे पास जो है एक गिलास पानी रखा गया, और उस पानी रखने के बाद से उसमें एक उंगली डिप की गई। और जो इंटरव्यू ले रहे थे, डिप किया उन्होंने अपनी फिंगर, कहा कि नाउ व्हाट? हम कहे पोल्यूटेड। हम कहे पोल्यूटेड, आपने पोल्यूट कर दिया। कहे कैसे? हम कहे आपके नेल्स में मौजूद बैक्टीरिया उसमें इंपुट हुए, जो कि उस पानी में मौजूद कोलीफॉर्म कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। अब कोलीफॉर्म कंसंट्रेशन देखिए, दो चीज़ यहाँ पे आप यूजीसी का जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, क्वेश्चंस आता है कि WHO स्टैंडर्ड क्या है कोलीफॉर्म को लेके। हमेशा जान लीजिए ये कोलीफॉर्म वाला कंडीशन कंट्राडिक्टरी रहता है, तो इसको मैं आपको शार्ट आउट कर दूँ। WHO वो है कि कोलीफॉर्म कंसेंट जो है वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में 0 होना चाहिए, और जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो कहता है कि 100 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप ऊपर जब भी ये क्वेश्चन है तो पढ़ लीजिएगा कि वो पे इंडियन स्टैंडर्ड मांग रहा है कि WHO मांग रहा है। अक्सर लोग इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं और WHO पे टिक का क्वेश्चन रहता है और टिक मार देते हैं 100 पे, और अगर WHO का पढ़े हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड लिखा रहता है, मार देते हैं 0 पे। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोकस्ड इसको करें। फिर आपका आता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है। अब वही, अगर पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट के किसी भी कंपोजिशन में इन्वॉल्व हुए, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो, या एटमॉस्फेयर हो, या जो है आप सॉलिड, लिक्विड, गैस कह लें इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, तो अगर कोई भी पोल्यूटेंट इन्वॉल्व हुआ जिसके कारण कि वो पैरामीटर्स में बदलाव आए, तो उसको हम पोल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। इस पोल्यूशन को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जलधारा बह रही है। कभी नदी किनारे उनारे गए होंगे, तो जलधारा बह रही है। उस बहती जलधारा में यदि कोई भी आप किसी भी इंडस्ट्री का पोल्यूशन उसमें ड्रेन हो रहा है, जा रहा है, तो वह उस बहती जलधारा का पैरामीटर जो नेचुरल होगा वो चेंज कर देगा। चाहे BOD हो, चाहे DO हो, चाहे COD हो, चाहे एल्कनिटी हो, चाहे TDS हो, चाहे हार्डनेस हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे आपका मिनरल कंटेंट हो, कोई भी आप टेस्ट करें, pH हो, टर्बिडिटी हो, तो अगर चेंज कर रहा है। यही केस एयर में भी है। एयर में भी अगर कोई पोल्यूटेंट आप रिलीज़ कर रहे हैं और एयर के एक कॉलम का जो है उसने फिजिकल केमिकल कंपोजिशन चेंज किया, प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, तो वो जो आप इनपाउंड करेंगे उसमें वो पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, पोल्यूटेंट की, और उस पूरे फिनोमेना को एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे। अब
इसमें आता है हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या है? हैंडलिंग मतलब रख रखाव। रख रखाव जैसे मान लीजिए कि आप वाटर में ट्रेड इफ्लुएंट पड़े थे, ठीक है। ट्रेड इफ्लुएंट एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। अब मान लीजिए कि कोई भी ट्रेड इफ्लुएंट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसकी जो हैंडलिंग होगी ना वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ी का कोई चांस नहीं। जैसे आप कभी बाइक से हाईवेज पर जाएं तो हाईवेज पर आप देखेंगे कि पेट्रोल के, सीएनजी के, एलपीजीज के बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं, टैंकर्स मूव करते हैं। रेलवे में भी देखेंगे, रेलवे का भी टैंकर्स जाता रहता है। उसमें आप एक बहुत गौर कीजिएगा कि एक पीछे की तरफ तिकोने में आधा रेड आधा वाइट, आधा ब्लू आधा वाइट, आधा जो है इसमें लिखा रहता है, टेलीफोन नंबर्स लिखे रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब यही हैंडलिंग है कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट आप किसको पहले फ़ोन करेंगे, ड्यूरिंग एक्सीडेंट वो इन्फॉर्मेशन किसको जाएगी, इसमें जो केमिकल है उस केमिकल की क्या प्रॉपर्टी होगी। ये सारा इन्वायरमेंट वालों की जिम्मेदारी होती है। सभी इंडस्ट्री और कॉरपोरेट्स में इसीलिए इन्वायरमेंट वाले रखे जाते हैं कि वो, अब वहाँ पे ये नहीं कि आप बहुत हल्के में चले गए तो रख लिया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों को रखा जाता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या है कि ये जो ऊपर पेंट करके लिखा रहता है ये हैंडलिंग के अंतर्गत आता है कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को आप ले जा रहे हैं तो उसमें दुर्घटनाएं होने के चांसेस जो हों, तो उस दुर्घटना के समय में कॉल कहाँ करें, कैसे जो है पुलिस को बुलाएं, किसको, फायर को बुलाएं, कैसे कंपनी को इन्फॉर्म करें। तो ये चीज़ें आपको मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्ड रूल में भी देखने को मिलेंगी। फिर अगर मान लीजिए कि हैंडलिंग में आप केमिकल्स को, आप जो है सीवेज को, आप कूड़े कचरे को, आप देखेंगे कभी कभी शहरों में ट्रकों से शहर का कचरा जा रहा है और ट्रैक्टर ट्राली जा रही है और पीछे पीछे कचरा गिराते हुए जा रही है। एक तरफ कभी केले छिलका गिर रहा है, कभी आलू टोकरी पॉलीथीन गिर रही है सब्जी में भरी हुई, कभी कुछ गिर रहा है। तो ये गिराते हुए अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए जाती है। दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग। द एंटायर डोमेस्टिक और जो भी आपका ये वेस्ट मटेरियल है, इट शुड बी कैरिड इन पैकर्ड ट्रक। ट्रक शुड बी पैक्ड फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन। ये प्रोसेस होता है। ट्रैक्टर ट्राली पे थोड़ी ना उसको डिकम्पोज किया जाता है, ले जाकर फेंका जाता है। इसमें एक वीडियो है, आई बटन पे आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट का, उसको मैं डाल रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा कि कैसे जो है हमारे यहाँ डंपिंग हो रही है इन्वायरमेंट की, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसमें, जबकि कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे हैंडलिंग होनी है। वैसे भी कहते हैं कि ताला जो है वो शाह के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता है। चोरों के लिए तो वो निमंत्रण पत्र होता है कि भाई हम लोग वैकेंट हैं, आओ। अब आइए आपका हजार्डस सबस्टेंस पे। हजार्डस सबस्टेंस क्या होता है? कोई भी सबस्टेंस जिसके प्रेजेंस से किसी भी इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी, चाहे आप वाटर की लें, चाहे आप सॉइल की लें, चाहे आप एयर की लें, किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी में किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पे या ह्यूमन बीइंग पे या प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हजार्डस सबस्टेंस की कैटेगरी में आता है। ये सब रूल में डिस्कस है। किसी भी सबस्टेंस के प्रिपरेशन से फिजिकल, केमिकल और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, प्लांट पे इम्पैक्ट पड़ता है, लिविंग क्रिएचर पे इम्पैक्ट पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हजार्डस की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑक्यूपायर, ओनर ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द फैक्ट्री, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन द फर्स्ट स्लाइड ऑफ वाटर एक्ट। देखिए, जो ऑक्यूपायर है ना,
आप ये समझ लो कि उसी का मालिकाना हक होता है। जिसका भी ज़मीन पर मालिकाना अधिकार होगा वो ऑक्यूपायर की कैटेगरी में आएगा। प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है कि रूल्स जो भी इसके बाद बने वो इसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो शब्द का प्रयोग रूल्स के लिए भी किया गया है। आगे चलते हैं, जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे नोट्स को मैंने इस पर टाइप किया हुआ है। तो सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 2 कहता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो इन्वायरमेंट का लॉ है ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट के कोई भी कदम उठा सकती है जिससे कि क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो उस इलाके का। अभी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। तो दिल्ली में वहाँ पर लोगों ने किसी वैज्ञानिक ने ज्ञान दे दिया कि यूज़ फॉग गन का इस्तेमाल किया गया उन पोल्यूटेंट के ऊपर छिड़काव करके उसको सेटल डाउन कराने के लिए। अब आप बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकली सही है? दिल्ली जैसे इलाका जो कि आपका लखनऊ का 4 गुना है और उस इलाके में आप फॉग गन लेकर छिड़काव कर रहे हैं, ये तरीका प्रैक्टिकली पॉसिबल है ट्रीटमेंट का इन केस ऑफ स्मॉग? तो ये अनप्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कभी कभी सरकारें कर देती हैं, जो कि गलत है, खर्चीला है, पैसा बहुत लगा, आउटपुट कुछ नहीं निकला, फिर दिल्ली जस की तस। उसमें करना क्या था कि सजेशंस कॉल करने थे, और सजेशंस हैं और टेक्निक्स भी हैं बहुत अच्छे जिससे कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ के। पर ये एप्लीकेबल होना चाहिए ना। दिल्ली में सारे कंप्यूटर्स, आपको मालूम है, बता दूं मैं, जो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है CIA के तरह पे बना नहीं, अमेरिका में आप अक्सर देखेंगे, इंटरपोल का नाम सुने होंगे। इंटरपोल में एक डिवीज़न है एनवायरनमेंट का, वो किसी भी कंट्री में स्वतंत्र पर्यावरण के जांच के लिए फ्री है। वो उसका रिपोर्ट है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हुआ वो दिल्ली में क्या हो रहा है कि पुराने कचरों को ले आके गलाते हैं, कंप्यूटर्स को ले आके गलाते हैं। कंप्यूटर में, टीवी में, मोबाइल में 1 आउंस गोल्ड का होता है, तो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं और रिसाइकलिंग के लिए इसको गलाते हैं। गलाने के कारण लेड ऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज़ होती है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बहुत फैक्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेड ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो इंटरपोल के उसने डिटेक्ट किया साइंटिस्टों ने कि ये लेड ऑक्साइड जो है ये डेंजरस है और ये निकल रही है यहाँ से। तो वही है कि हम सोर्स पे फोकस नहीं है, हमको तो वायुमंडल पे फोकस करना है। भाई आपको फल तभी मिलेगा ना जब आप पेड़ लगाओगे, और पेड़ भी तभी बढ़ेगा ना जब पानी दोगे। तो अगर आपका जो है टॉक्सिकेंट है वहाँ पे और आप सोच रहे हो कि अरे हम वायुमंडल में निकल गया, अब इसको हम फॉग गन से ठीक करें, तो सिर्फ ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ऑफ टैक्स पेयर। तो ये गलत डिसीजन था, हालांकि ये फ्लॉप हो गया। तो आपको करना है कि उसको सोर्स पे, मैंने एयर एक्ट में भी बताया कि कोई भी पोल्यूटेंट अगर सोर्स पे नहीं ट्रीट कर लिया गया तो जब सोर्स के बाहर जाएगा तो पोल्यूटेंट डेंजरस हो जाएगा, उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। अपॉइंटमेंट, अब सेकेंड सेक्शन है इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस। में टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, वही अपॉइंट करेगी, वही जो है पावर्स एंड फंक्शंस को डिफाइन करती है। ठीक है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किया जाता है, ये जान लीजिएगा।
अभी रूल पढ़ेंगे ना तो रूल में इसको और डिस्क्रिप्शन है, अभी तो इसमें छोटा छोटा है। अभी वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये वही है, इसको समझे रहिएगा। आप इसके चंगुल में फंसे नहीं कि आप रूल में ले गया, और रूल में ले गया तो फिर बचना नहीं है। ये सबसे ताकतवर किंग्स ऑफ ऑल एक्ट कहा जाता है एंड रूल्स। फिर अब ये अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है कब कब वो उसको लगे कि अगला व्यक्ति का जो नियुक्ति है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो वो अपॉइंटमेंट होता है। फिर चैप्टर सेकंड का जो है सेक्शन 5 कहता है पावर टू गिव डायरेक्शन। अब कौन से पावर है जिसमें डायरेक्शन दे सकता है? डायरेक्शन देने के लिए क्या है कि क्लोजर एंड प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और प्रोसेस, सेक्शन 5 सब सेक्शन ए, और सब सेक्शन बी कहता है स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड अदर सर्विसेज। जो भी आप इंडस्ट्री लगाते समय आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई साहब आपकी इंडस्ट्री तो तहलका मचा दी, आपकी इंडस्ट्री बन गई भोपाल गैस डिजास्टर करने वाली, VGS गैस लीक करने वाली, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए गवर्नमेंट पहला स्टेप लेगी, आपका पानी बिजली कट, उसके बाद से आपके ऊपर प्रोहिबिशन चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। सेक्शन 6 रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब ये सेक्शन 6 को यहाँ पे इनपुट करके रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को वहाँ पे इनपाउंड कर दिया गया। इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी भी ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, आप कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते होंगे ऑफिशियल गैजेट लिखा होकर एक निकलता बड़ा सा कॉलम, तो उसी तरह ऑफिशियल गैजेट उसी कहते हैं। ऑफिशियल गैजेट किसी तरह का नोटिफिकेशन देकर रूल में कोई भी बदलाव या रूल को इम्प्लीमेंट कर सकती है। किसी भी एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉयल क्वालिटी और किसी भी इन्वायरमेंटल क्वालिटी पे जो है स्टैंडर्ड्स को आगे पीछे कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, मैक्सिमाइज कर सकती है आपका जो है लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन। फिर ये सेफ गार्ड के लिए, हजार्डस केमिकल के लिए कोई भी प्रोसीजर्स, कोई भी कदम उठा सकती है। अगर उसको लगता है कि आप हजार्डस वेस्ट ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं, आपकी कंपनी में ताला लगने में उसको समय लगाने का नहीं है, तुरंत ताला लग जाएगा, तुरंत। देखिए जितनी भी कंपनियां ऑल ओवर इंडिया या तो ताला लगने के कगार पे हैं या तो बर्बाद होने के कगार पे हैं इन्वायरमेंटल लॉ के अंतर्गत, उनके यहाँ इन्वायरमेंटल ऑफिसर नहीं अपॉइंट है। और जिनके यहाँ इन्वायरमेंट का एक भी बंदा अपॉइंट है ना, वो उसको हैंडल करेगा, उसके ऊपर ताले नहीं लगने वाले। इसीलिए कंपनीज एक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जब आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे तो उसमें कंपनीज एक्ट है, और उस कंपनी एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि हर कंपनी के बोर्ड मीटर्स जो मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें एक एनवायरनमेंट का अधिकारी होना चाहिए, एक उनके यहाँ एनवायरमेंटल जो है ऑफिसर वहाँ पे होगा, दूसरा एक एनवायरनमेंट का कर्मचारी आपके लैब में होगा फॉर एनालिसिस। ये जो केमिकल एनालिटिक आता है ना, ये सब एनवायरनमेंट वाले होते हैं, पर चूँकि एनवायरनमेंट के लोग मिलते नहीं हैं तो कभी आप रसायन विज्ञान के लोग भर लो, कभी आप कहीं कहीं तो BA वालों से भी प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के ही लोगों को रखना है और किसी को लोगों को नहीं रखना है। NGT का सख्त इंस्ट्रक्शन है कि यदि कोई भी कंपनी अगर अपना सैंपल किसी नॉन इन्वायरमेंटलिस्ट से ड्रॉन करा रही है, मतलब कि उसके पास डिग्री नहीं है इन्वायरमेंटल साइंस की, वो सैंपल मान्य ही नहीं है, वो रीडिंग मान्य ही नहीं है एनालिटिक्स की। अभी पिछले रूल में आपने पढ़ा है कि एनालिटिक्स के बारे में, तो जो भी एनालिसिस कर रहा है अगर वो उसकी डिग्री इन्वायरमेंट साइंस की नहीं है तो उसका किया हुआ एनालिसिस मान ही नहीं है, वैलिड ही नहीं मानता है। समझ रहे हैं? ये है इसका जो पोर्टफोलियो है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन्वायरमेंटल साइंस के में। इसके बाद से जो आपका प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री कैरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इन डिफरेंट एरिया। अगर अब देखिए बहुत सारा अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे फर्जी सैनिटाइज़र कंपनियां भी उसमें कूदी हैं और माल अपना जो है बेच के सैनिटाइज़र पैसा कमाई। अब उस सैनिटाइज़र के कंपनियों पर जांच हो रही है, ये जांच होना एकदम सही है,
कानून के दायरे में उनको लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये टैक्स पे ही नहीं की भाई, टैक्स पे नहीं करेंगी, फर्जी कंपनी करके अपना पैसा करेंगी तो सरकार को तो घाटा हो रहा है। और सरकार तो ज़्यादातर दो ही चीज़ों पे चलती है, या तो डायरेक्ट टैक्स हो या तो इनडायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स उसको कवर करने में थोड़ी सी नुकसान उठाना पड़ता है। टैक्स पे तो हर कंट्री चल रही है भाई, सरकार की मेजर इनकम तो टैक्स से होती है, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे आपका जीएसटी हो, चाहे आपका सर्विस टैक्स हो, किसी प्रकार का टैक्स हो। आप कहेंगे कि हमको चाहिए सुविधा अमेरिका वाली, तो यू शुड हैव टू पे टैक्स। अमेरिका में, जापान में, चाइना में, सऊदीया में, बहुत सारी कंट्रीज़ में 100% टैक्स पेयर्स हैं। आपके यहाँ कितने हैं टैक्स पेयर? काउंट कर लीजिए आप उंगली पर। बहुत कम टैक्स पेयर है इंडिया में। और सुविधा आपको जापान की चाहिए, आपको जो है बुलेट ट्रेन चाहिए, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी सरकार, और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएगी मतलब कि सामान के दाम बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट्स की प्राइस ऐसे बढ़ जाएंगे, वहाँ से वो वसूल लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इलीगली आप अगर कोई चीज़ खोले, इलीगल आपने कोई भी प्रोसेस किया बिना सरकार के जानकारी के, तो उसको सरकार के अंडर में जब भी उसको जानकारी आपने किसी ने दिया, किसी भी विसल ब्लोअर ने बताया कि सर ये फलाने इंडस्ट्री यहाँ खुली है जो इलीगल है, सर आप कुछ नहीं करना है, आपको लगता है कि ये फर्जी है, अनलाइसेंस्ड है, सर यहाँ पे आप एनजीटी में जाओ, एनजीटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे लिखा है कि कॉन्टैक्ट अस में जाओ, वहाँ पे लिखा है मेल आईडी, बस आप मेल करो कि सर ये सुल्तानपुर में इस लोकेशन पर, या दिल्ली में, या यूपी में, या लखनऊ में, कहीं भी, सर इस लोकेशन पर ये कार वॉश खुला है, ये ग्राउंड वाटर का दोहन कर रहा है और ये फर्जी है, अनलाइसेंस्ड है, या ये इंडस्ट्री खुल गई है यहाँ पे नमकीन बनाने की, ये चाय पत्ती बनाने की, जिसका परमिट इनके पास नहीं है। अभी देखिए, आप देखिए कैसे बाजा बजता है, मैं करके देखा हूँ ना। बिना अनप्रैक्टिकल बात मैं इस पे नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चों को प्रूफ देना पड़ता है, बच्चों को सबूत देना पड़ता है कि आप किए हो कि नहीं। हाँ जी मैंने किया है और उसका इम्पैक्ट भी देखा है। तो ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपका नाम कहीं नहीं आने वाला। फिर इसके बाद से सेफ गार्ड को लेकर सेक्शन 6 का जो है सब सेक्शन F कहता है कि आप सेफ्टी को पहले ध्यान रखिए। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास ईयर प्लग, आपके पास मास्क, आपके पास हेलमेट, आपके हैंड ग्लव्स, आपको एक्सीडेंटल शूज़ मिनिमम होने ही चाहिए। किसी भी एक्सीडेंट परिस्थिति में क्या करें, उसकी एक मॉक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सारी प्रोसीजर्स इसमें है, या जब रूल पढ़ेंगे ना तो ये सब रूल भी में आपको सब देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक आम आदमी हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, और आप किसी एरिया में हैं जहाँ पर आपको सुनाई दिया कि भाई MIC या कोई भी गैस रिलीज़ हो गई हो, कोई भी गैस रिलीज़ है, तो आपके शरीर पर पहले तो आपको जान बचानी होगी। तो आपके शरीर पर अगर शर्ट है, आपका तौलिया है, इवन आपका रुमाल या पैंट, तुरंत से जाएं नज़दीकी जो हैंड पाइप हो या टैप वाटर हो, उसको अपने उसमें पूरी तरह वेट करके नाक पर रख लें। कवर योर फेस एंड नोज़। किसी भी प्रकार का अगर गैस लीक होता है कहीं भी, अमोनिया हो चाहे MIC हो, पहले आप करें कि तुरंत से रुमाल को गीला करके अपने नाक पर रखें, फेस कवर करें और निकल लें वहाँ से। ये फर्स्ट एक्शन होता है जो आपको खुद करना होता है। अब इसकी ट्रेनिंग ही नहीं कहीं। बहुत सारे इंडस्ट्री में तो अक्सर डिजास्टर्स होते रहते हैं, बॉयलर फट जाना, तो ये जब ट्रेनिंग नहीं होगी तो यही सब होगा। तो इसी एक्सीडेंटल सेफ गार्ड के लिए रूल्स में बहुत सारे कठोर जो है क्लाजेज लगाए गए। फिर इसके बाद से चैप्टर 3 प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात किया। इसमें सेक्शन 7 कहता है कि पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, कोई भी पर्सन जो भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन कैरी कर रहा है, वो किसी भी शर्त पर उसको परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो बियॉन्ड द लिमिट पोल्यूटेंट को रिलीज़ करे वायुमंडल में, या एटमॉस्फेयर, या लिथोस्फीयर, या हाइड्रोस्फीयर में।
किसी भी प्रकार का पोल्यूशन वो रिलीज़ करने का अथॉरिटी नहीं रखता है। बियॉन्ड द स्टैंडर्ड वो गए तो उनके ऊपर पेनल्टी लगी। सेक्शन 8 कहता है कि जो भी पर्सन हैंडल करेगा हजार्डस सब्सटेंस को, वो पूरे सुरक्षा के साथ करेगा। आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिख देना, इट शुड बी ओके। कोई भी, बस आप जानो कि इसके अंदर क्या है। कोई भी पर्सन अगर हजार्डस वेस्ट को हैंडल कर रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे वो बायोमेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो सेफगार्ड्स को फॉलो करेगा ही करेगा। ये उसकी ड्यूटी है और उस ऑक्यूपायर ऑफ द प्रीमिसेस की जो है जिम्मेदारी है कि वो उस वर्कर को अपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन एंड एजेंसीज़ के लिए है इन सर्टेन केस, कौन कौन सी जो है इंफॉर्मेशन और कौन कौन सी एजेंसीज़ इन्वॉल्व होंगी इसमें। जैसे बोर्ड्स है या आप कंसल्टेंसीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी भी जो है प्रोसीजरल जानकारी इसके लिए। फिर सेक्शन 10 कहता है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, जैसे कि वाटर एक्ट में भी है, एयर एक्ट में भी है। तो अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे इंटरफियर करती है, सीधे अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करती है कि भाई तुम्हारे यहाँ हम इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं बिना बताए। उनको बताना भी नहीं, उनके गेट पे पहुँच के बताना है कि भाई CPCB की टीम आ गई है, आपका विजिट होना है, समझ रहे हैं, आपका ऑडिट होना है। उनको बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पावर है उसके पास, किसी भी समय में एंट्री कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। फिर सेक्शन 11 कह रहा है कि पावर टू टेक सैंपल, किसी भी तरीके का सैम्पलिंग वो बोर्ड करा सकती है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। अब देखिए, अभी तक जो आप वाटर एक्ट, एयर एक्ट ये सब पढ़ रहे थे, ये तो सब सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड गवर्न कर रहा था। पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा पावरफुल एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फुल फ्लेज अथॉरिटी में बोर्ड्स को ऑर्डर करती है सीधे, और केवल सेंट्रल बोर्ड, क्योंकि बहुत जगह पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैविली पोल्यूटेड है। बात समझ गए होंगे आप, हैविली पोल्यूटेड है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रख के सेंट्रल बोर्ड को इन्वॉल्व किया जाता है, इसको ध्यान में रख के सेंट्रल बोर्ड को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर सेक्शन 12 कहता है इन्वायरमेंटल लैबोरेटरीज़ के बारे में। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके न्यूज़पेपर के थ्रू अपना खुद का एक से ज़्यादा लैब इस्टेब्लिश कर सकती है, अपना खुद से एक से ज़्यादा लैब को जो है रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये उसके पास फुल फ्लेज पावर होता है। गवर्नमेंट खुद भी एनालिसिस करवा सकती है। गवर्नमेंट किसी भी रिपोर्ट की एनालिसिस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में बाहर से नहीं करवाती है, वो खुद करवाती है, खुद एनालिसिस्ट अपॉइंट होते हैं। रिपोर्ट जो है ऑफ गवर्नमेंट एनालिसिस मायने रखता है, और ये गवर्नमेंट एनालिसिस्ट जो होते हैं, ये अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं सैम्पलिंग के लिए, उस इंडस्ट्री में वही बंदा जो इन्वायरमेंट का होगा वही सैंपल ड्रॉन करेगा, वही उस केमिकल को टेस्ट करेगा। बहुत सारे लोग फर्जी र्यूमर उड़ाते हैं कि इंडस्ट्री में केमिकल के एनालिसिस के लिए अलग से लोग चाहिए, नहीं, वो इन्वायरमेंट वालों का डिवीज़न है, इसको ध्यान रखिएगा। हर इंडस्ट्री में इन्वायरमेंटल डिवीज़न है, और यही डिवीज़न केमिकल के सारे पैरामीटर की एनालिसिस करता है, न कि कोई और डिपार्टमेंट। ये स्ट्रिक्ट नियम NGT का है। आपके सैंपल को नहीं मानेंगे, आपके इंडस्ट्री के किसी वर्क आर्डर को सब नहीं मानेंगे, अगर इन्वायरमेंटल डिग्री वाला बच्चा वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रिपोर्ट्स उसी की मान्य है, जो सेक्शन 14 कह रहा है और 13, ये उसी लिए है एकदम स्ट्रिक्टली। अभी आप रूल पढ़ेंगे तो इसको और ये एक्सप्लेन होता चला जाएगा। फिर सेक्शन 15 कहता है पेनल्टीज ऑफ कंट्रावेंशन। किसी भी तरह का कंट्रावेंशन, किसी भी तरह का कंट्रावेंशन अगर आप EPA में कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 5 साल की टर्म इम्प्रिजनमेंट होगी विथ 1 लाख रुपीज़ जुर्माना होगा। ये सब मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और मैं यहाँ बता दूँ, पोल्यूटर जो है उसकी वेल्थ के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है, तो ये जान लीजिए कि ये आप मिनिमम लिख रहे हैं। मैक्सिमम ये 1 करोड़ तक हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। कंपनी का ज़्यादा डिजास्टर कर दिया तो 100 करोड़ का जुर्माना ठोक सकते हैं। फ्री है, फ्री है, ये जुर्माना का रकम लगाने पे फ्री है, क्योंकि पोल्यूशन जो है, जो भी कोलेटरल डैमेज होता है ड्यूरिंग पोल्यूशन, वो उसके इंडेक्स बनती है, उस इंडेक्स के अनुसार उस
ओकोपायर का वेल्थ देखा जाएगा, वेल्थ के अकॉर्डिंग उसका जो है लगेगा पेनल्टी। तो अगर वो करता है तो इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट होगा 1,00,000 रुपए जुर्माना, 5 साल की टर्म इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद से आपका जो है हर दिन 5,000 रुपये प्रतिदिन आप देंगे। कब तक? 5 साल तक। अब 5 साल तक प्रतिदिन जोड़ लीजिए, संडे मंडे सब, छुट्टी डे सब, आपको 5,000 प्रतिदिन देना है। तो अब मान लीजिए कि अब इतना सब दे के किसी तरह बाहर निकले, ठीक है, निकलने के बाद से फिर वही काम, फिर आपने पोल्यूशन किया, फिर आपने इसके नियमों का उल्लंघन किया, तो उस दौरान क्या होगा? 7 साल की जेल होगी। और ये जो 5,000 रुपये प्रतिदिन देख रहे हैं, ये 10,000 रुपये मिनिमम प्रतिदिन आप देंगे 7 साल तक बतौर जुर्माना। अच्छा, क्योंकि लॉ है, लॉ में कंपनी भी सुनती है, कंपनी की भी सुनी जाएगी, माँ बाप भाई मुझे भी मेरी भी सुनो, है, जज के सामने खड़े हो आप बतियाएंगे कि माँ बाप हमारी भी सुन लीजिए। तो जब आप बतिया रहे होंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी कंपनी में वही व्यक्ति आगे बढ़कर बात करेगा जो उस ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होगा, उस बिजनेस जो कंडक्ट होगा कंपनी का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मान लीजिए कि आप वहाँ पे एक ऑफेंस कर रहे हैं और वो ऑफेंस गलत साबित हो गया तो आप ही जेल जाएंगे। समझ रहे हैं? ये नहीं कि कंपनी कह दी कि तुम सारा जिम्मा अपने सर पे ले लो, आप ले लिए। ना 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 ना, ऐसा नहीं करने का। अगर आप गए ऑफेंस करने और अगर आप फाउंड हो गए आपकी कंपनी गिल्टी, तो पेनल्टी आपके ऊपर भी लगेगी, इसको जान लीजिए। फिर सेक्शन 17 कहता है ऑफेंस बाय गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी यही है, अगर आप ऑफेंस किए और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफेंस करे, किसी भी डिपार्टमेंट का, कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंटल चल रही है, अगर मान लीजिए BA चल ही है तो उसका जो है हेड करेगा डिवीज़न का, और अगर जो डिवीज़न का हेड गलत रिपोर्ट प्रोड्यूस किया तो वो क्या होगा? पेनलाइज होगा, उसकी को जेल होगी। समझे? तो यहाँ पे ये ऑफेंस भी जो है बहुत सोच समझ के, बहुत खतरनाक है। फिर चैप्टर 4 आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में सेक्शन 18 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने कोई गुड फेथ किया तो उसमें आपको थोड़ी सी रिबेट मिल जाएगी। आप सेक्शन 20 के अंतर्गत अपने कंपनी का इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 21 में आप जो है मेंबर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ और अथॉरिटीज़ को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर काम करेंगे आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, चाहे वो रूल हो। अभी देखिए बोर्ड में तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अब यहाँ पब्लिक सर्वेंट है, देख लीजिए आप। सेक्शन 24 कहता है इफेक्ट ऑफ अदर लॉज। किसी भी लॉज में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंटरवेन कर सकता है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। चाहे कोई भी लॉ उठा के आप देख लीजिए पर्यावरण का, अगर उसमें आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट चाहेगा तो वो आप इंटरफियर कर सकता है। इसके पास फुल फ्लेज पावर होता है, इसीलिए इसको जो है किंग्स ऑफ लॉ कहा जाता है। फिर सेक्शन 25 पावर टू मेक रूल होता है। अब यहीं से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 का निर्माण हुआ। रूल्स जो है मेड अंडर दिस एक्ट जो भी होगा वो पार्लियामेंट से पास होना होता है, सेक्शन 26 कहता है। पर जो आप आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट जो आपका सेशन शुरू होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986, उसी साल रूल भी आ गया था नवंबर में। तो जो आपका रूल है जब आप पढ़ेंगे तो ये रूल में आप लिखेंगे, जो आप शुरुआत में लिखते हैं ना नंबर 25, तो आप लिखेंगे नंबर 25 ऑफ 1986। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये NTA का सिलेबस जो UGC का है उसके लिए भी है, और PCS UPSC के लिए भी है, MSc इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी, BSc इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी, और BA LLB LLB का तो है ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।